मोनाको के जांचकर्ताओं ने आज यूक्रेनी ओलिगार्क यरमोलायेव पर हत्या के प्रयास का आदेश देने वाले का नाम बताया। मोनाको की घटना ने पश्चिमी मीडिया को हिला दिया क्योंकि इसमें यूक्रेनी ओलिगार्क शामिल है। मोनाको के जांचकर्ताओं का मानना है कि प्रतिबंधित यूक्रेनी ओलिगार्क वादिम यरमोलायेव के परिवार पर हमले में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा शामिल हो सकती है। हालांकि पहले मीडिया ने इस घटना को डिनिप्रो में कॉल सेंटर्स की गतिविधियों से जोड़ा था, जिसकी वजह से कुछ महीने पहले इंटरपोल के अनुरोध पर साइप्रस में यरमोलायेव के बेटे आर्तुर को गिरफ्तार किया गया था, जो अपने साथियों को यूरोप में पकड़वा सकता था। यरमोलायेव जूनियर को जांच में सहयोग करने के लिए ही सशर्त सजा मिली थी। दूसरी ओर यूरोपीय मीडिया ये मुद्दा उठा रही है कि यरमोलायव पर हमले के पीछे उल्टा रूस की एफएसबी यानी संघीय सुरक्षा सेवा हो सकती है। असल में यरमोलायव के बेटे को ही रूस के लिए काम करने वाले धोखाधड़ी कॉल सेंटरों के नेटवर्क का मालिक माना जाता है। 5 महीने बाली में एक और व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, जिसे इसी कारोबार से जोड़ा जाता था। और पिछले साल अक्टूबर में एफएसबी के निदेशक अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा था कि यूक्रेन में 120 से अधिक कॉल सेंटर हैं, जिन्हें कथित तौर पर एसबीयू और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं नियंत्रित करती हैं। और हाल ही में रूसी ड्रोन ने डिनिप्रो में ठीक उन्हीं कॉल सेंटर्स पर हमला किया और बोर्तनिकोव ने बदला लेने का वादा किया था। तो यहां निश्चित रूप से जांच करने के लिए बहुत कुछ है। आइए सब कुछ समझते हैं। पहले मैं आपको घटनाओं की पूरी तस्वीर याद दिला दूं। 29 जून को स्थानीय समय अनुसार लगभग 21:00 बजे मोनाको में एक घर के पास विस्फोट हुआ। सीसीटीवी कैमरे ने इमारत की नींव के पास विस्फोटक डिवाइस वाला बैग रखने का पल रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिख रहे संदिग्ध ने पैदल मोनाको की सीमा पार की और तहीं फ्रांस में छिप गया। विस्फोट में एक पुरुष और एक महिला के साथ साथ 13 साल का एक किशोर भी घायल हुआ, जो संभवतः इस जोड़े का रिश्तेदार है। मंगलवार सुबह मोनाको के मुख्य अभियोजक स्टेफान तीबो ने बताया कि विस्फोट में यरमोलायेव और उनकी साथी घायल हो गए, जिसमें उनकी साथी को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को यरमोलायेव के खिलाफ धमकी की कोई जानकारी नहीं थी। यरमोलायेव ने, मैं बताना चाहूंगा, सोवियत संघ के बाद के उथल पुथल भरे वर्षों में दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर डिनिप्रो में अपनी संपत्ति बनाई थी। वो मुख्य रूप से रियल एस्टेट के कारोबार में थे और एक समय यूक्रेन के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। मुझे आज सीएनएन में डिनिप्रो का वर्णन करने का तरीका पसंद आया। उद्धरण: युद्ध से पहले डिनिप्रो को एक ऐसा शहर माना जाता था जहां धन और ऐश्वर्य का दिखावा था और प्रशासन एवं आपराधिक तत्वों में अंतर साफ नहीं था। ये शहर अपनी समृद्ध यहूदी समुदाय के लिए भी जाना जाता है, जिसका एक प्रमुख और सक्रिय सदस्य यरमोलायेव थे। यरमोलायेव ने 2019 में अपना वतन छोड़ दिया और यूक्रेनी नागरिकता त्याग दी। 58 वर्षीय उद्योगपति और राजनेता वर्तमान में साइप्रस के नागरिक हैं, हालांकि पहले वे मोनाको में रहते थे। हत्या के प्रयास का मकसद अब तक साफ नहीं हो सका। यरमोलायेव का यूक्रेन युद्ध से कोई साफ संबंध नहीं है, लेकिन यह तो बस साफ संबंध ही है। दिसंबर 2023 में कीव ने रूस द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया में व्यापार करने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए। हालांकि यरमोलायेव का बेटा आर्तुर यरमोलायेव यूक्रेनी आपराधिक दुनिया में एक प्रसिद्ध शख्सियत है। उसे इसी वसंत में साइप्रस में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी योजना यानी उन्हीं कॉल सेंटर्स का आयोजक था। बाद में उसे एस्टोनिया प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां अप्रैल में उसे विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। और अब अदालत के दस्तावेजों के अनुसार आर्तुर यरमोलायेव ने फोन के जरिए धोखाधड़ी योजना बनाने और चलाने का दोष स्वीकार कर लिया है। यानी कॉल सेंटर्स, जिसने फर्जी निवेश के अवसरों के नाम पर 2019 से 2022 के बीच अलग अलग यूरोपीय देशों के पीड़ितों से लगभग 100 मिलियन यूरो ठग लिए। सिर्फ एस्टोनिया में यरमोलायेव और उसके साथियों ने लोगों से लगभग 5.5 मिलियन यूरो लूट लिए। उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने जांच एजेंसियों से समझौता कर लिया, जिसके तहत सिर्फ 4 महीने की सजा काटने के बाद उसे एस्टोनिया से निर्वासित कर दिया गया।
उसमें 8.5 मिलियन यूरो का जुर्माना भरा और एस्टोनिया प्रत्यर्पण से जुड़े खर्च भी उठाए। एस्टोनियाई मीडिया के अनुसार उसे इजराइल निर्वासित कर दिया गया, जहां वो संभवतः अब रह रहा है। जाने से पहले उसने कथित तौर पर जांच एजेंसियों को अपने यूरोपीय राजनेताओं के बारे में जानकारी दे दी और यह भी माना जा रहा है कि यर्मोलायेव पर हमले के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट है, यानी उसके साथी, उसके सहयोगी, जिन्हें वो सच में जांच एजेंसियों को सौंप सकता था, और इसी वजह से उसे रिहा कर दिया गया। और आज ऐसी जानकारी सामने आई है कि मोनाको के जांचकर्ता मानते हैं कि प्रतिबंधित यूक्रेनी ओलिगार्क वादिम यर्मोलायेव के परिवार पर हुए हमले में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का हाथ हो सकता है। पहले मीडिया इस घटना को डिनिप्रो के कॉल सेंटरों से जोड़ रही थी, जिसके कारण कुछ महीने पहले इंटरपोल के अनुरोध पर साइप्रस में यर्मोलायेव के बेटे आर्तुर को गिरफ्तार किया गया था, जिनका हमने पहले जिक्र किया। आज ल फिगरो ने भी इस बारे में लिखा है। कीव प्रशासन ने इस घटना पर पहले ही टिप्पणी कर दी थी और यह टिप्पणी 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। बताया गया कि यूक्रेनी राजनयिक उस जगह मौजूद हैं जहां यूक्रेनी मूल के परिवार पर हमला हुआ था। विभाग पीड़ितों की पहचान और उनकी यूक्रेनी नागरिकता की जांच कर रहा है। कल ब्रीफिंग में मोनाको के मुख्य अभियोजक स्टेफान तिबो ने बताया कि अधिकारी अब भी उस विस्फोटक हमलावर को ढूंढ रहे हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहां उम्मीद जताई जा रही है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। इसी बीच मीडिया में जानकारी आई है कि फरार व्यक्ति शायद अब इटली की ओर चला गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष इस बारे में चुप्पी साधे हुए है और ये नहीं बता रहा है कि उसके साथ कोई साथी या आयोजक था या नहीं। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा संभावना है कि वे उसे पहले ही खो चुके हैं। और आगे मैं ल फिगरो का एक उद्धरण दूंगा जिसे आज बहुत से रूसी प्रचारकों ने पकड़ लिया है। उद्धरण: मुख्य आशंका जिसे जांचकर्ता देख रहे हैं वो ये है कि ये एक ऑपरेशन है जिसे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने आयोजित किया है। ये हमला सबसे अधिक संभावना है कि यर्मोलायेव के लिए एक चेतावनी थी, और बस इतना ही। इस बात के समर्थन में कि इस हमले के पीछे एसबीयू है और कोई तर्क नहीं है। दूसरी ओर एजेंसी की रिपोर्ट में लिखा है कि यर्मोलायेव पर हमले के पीछे कोई दूसरी खुफिया एजेंसी हो सकती है। यह रूसी संघ की संघीय सुरक्षा सेवा है, एफएसबी। असल में डिनिप्रो के कॉल सेंटर रशियों से, खासकर जंगली रस्सी कब्जाधारियों से सक्रिय रूप से पैसे ठग रहे थे। एफएसबी प्रमुख बोर्तनिकोव ने इसके बदले की धमकी दी थी। सोमवार को मोनाको में विस्फोट में घायल वादिम यर्मोलायेव की रूस से जुड़ी कई कहानियां थीं। यूक्रेन में उस पर आरोप था कि क्रीमिया के विलय के बाद भी उसने वहां कारोबार जारी रखा और रूसी बजट में करोड़ों रूबल दिए। दूसरे, उसके बेटे को रूस के लिए काम करने वाले धोखाधड़ी कॉल सेंटरों के मालिक के रूप में माना जाता है। 5 महीने पहले बाली में एक और व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, जिसे भी इसी कॉल सेंटर व्यवसाय से, जो डिनिप्रो में है, जोड़ा जाता था। अब यर्मोलायेवा के कॉल सेंटरों से संबंध पर रूसी प्रोपेगेंडा ध्यान केंद्रित कर रही है। यर्मोलायेव का क्रीमिया में वाइन का कारोबार है और जब रूस ने इस प्रायद्वीप का अधिग्रहण किया तो उसकी कंपनी अलेव विनाल को बस ले लिया गया और यूक्रेनी और रूसी हिस्सों में बांट दिया गया। कंपनी अलेव विनाल क्रीमिया नया डिवीजन है और यर्मोलायेव से जुड़ा वाइन बनाने वाला उद्यम बुर्ल्युक ने अधिग्रहण के बाद कई बार रूस में लोन लिए, जो यह साबित करता है कि यर्मोलायेव वहां काम करता रीच। इसके अलावा यर्मोलायेव की कंपनियों ने रूसी सरकारी संस्थाओं के साथ कम से कम 4 कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 140 मिलियन रूबल थी। आखिरकार सिर्फ दिसंबर 2023 में, यानी लगभग 10 साल बाद, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यर्मोलायेव के खिलाफ क्रीमिया क्षेत्र में गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाए। और तब जांचकर्ताओं ने गणना की कि क्रीमिया पर कब्जे के दौरान यर्मोलायेव ने रूसी खजाने में लगभग 500 मिलियन रूबल टैक्स के रूप में जमा किए। इसके अलावा कब्जे के बाद से यर्मोलायेव ने दिसंबर 2018 तक कम से कम 8 बार रूस का दौरा किया। इस बात की पुष्टि लीक हुए डेटा से होती है। यर्मोलायेव ने खुद इस बात से इनकार किया कि वो क्रीमिया में किसी व्यापार के मालिक हैं या उसका संचालन करते हैं, और उन्होंने दावा किया कि क्रीमिया के उनके सभी संपत्ति कब्जे के बाद हमेशा के लिए खो गई थी।
यरमोलायव के अनुसार रूसी सैनिकों ने उनकी कंपनी से 23 मिलियन यूरो की मशीनें चुरा लीं और उनके गॉल्फ स्ट्रीम J-150 विमान को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया। लेकिन यरमोलायव के परिवार का एक और कारोबार भी था। ये अवैध कॉल सेंटर थे। धमाका निप्रो में कॉल सेंटरों के संचालन से जुड़ा हो सकता है। यूक्रेनी प्रावदा ने यह जानकारी सूत्रों के अनुसार दी। 50 से अधिक अवैध कॉल सेंटरों के नेटवर्क का संचालन करोड़पति का बेटा करता है, वही आर्तुर यरमोलायव। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अप्रैल में एस्टोनिया की अदालत ने उसे 100 मिलियन यूरो के टेलीफोन धोखाधड़ी के कारोबार के आरोप में सशर्त सजा सुनाई थी। दिलचस्प बात यह है कि हत्या के प्रयास से ठीक पहले रूसी सरकारी समर्थक मीडिया ने खुद यरमोलायव सीनियर को धोखाधड़ी कॉल सेंटरों का मालिक कहना शुरू कर दिया था। प्रचारकों ने कहा कि डिनिप्रो के धोखाधड़ी कॉल सेंटर जो रूसियों को धोखा देते हैं, युद्ध के दौरान एक गंभीर समस्या बन गए हैं, क्योंकि वे जंगली रूसियों से लाखों की ठगी कर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में एफएसबी के निदेशक अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव ने कहा था कि यूक्रेन के क्षेत्र में ऐसे 120 से अधिक कॉल सेंटर हैं जिन्हें कथित तौर पर सुरक्षा सेवा और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं नियंत्रित करती हैं। और पिछले हफ्ते रूसी रक्षा मंत्रालय के करीबी जेड ब्लॉग राइबार ने बताया कि सितंबर में कई रूसी ड्रोन ने डिनिप्रो में इन कॉल सेंटरों में से एक पर हमला भी किया था। मुद्दा यह है कि डिनिप्रो के कॉल सेंटर रूसी कब्जाधारियों से भी पैसे ठग रहे थे, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भुगतान पा रहे थे। कुल मिलाकर डिनिप्रो में वाकई में इन अधकचरे जंगली रूसियों की जेब से काफी गंभीर रकम ठगी जा रही थी। और अब इंटरनेट पर लोग मोनाको में यरमोलायव पर हुए हमले को एक और बहुत मिलते जुलते मामले से जोड़ रहे हैं। याद दिला दूं, फरवरी में बाली में यूक्रेनी इगोर कोमारोव की बेरहमी से हत्या की खबर आई थी, जिसे भी कॉल सेंटर से जोड़ा जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कोमारोव के अपहरण में चेचनिया के लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाली में कोमारोव की वो कहानी बहुत ही अस्पष्ट विवरणों से घिरी हुई है, जो आखिरकार किसी एक स्पष्ट तस्वीर में नहीं बदलती। अंत में मैं फिर जोड़ना चाहता हूं कि यरमोलायव पर हमले के असली साजिशकर्ता और अपराधी जांच से ही पता चल सकते हैं।